जैसा कि हमने कहा था कि हमारा जो हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे सिक्के, फिर लेंगे अभिलेख और फिर लेंगे लिटरेरी सोर्सेस। तो ये मेरा पहला पार्ट है जिसमें मैंने क्या लिया है, सिक्के। तो कितने तरह के सिक्के आए हैं भारत में, तो अगर हम बात देखें तो सबसे पुराना जो सिक्का था, भाई सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय के सिक्के मैंने फोटो भी लगाई है, तो आप देख सकते हैं कुछ निशान टाइप का ठप्पा लगाया है। तो ये जो ठप्पा मारते थे, कोई निशान या आकृति बनाते थे, या हो सकता है इनकी स्क्रिप्ट हो, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट भी कैसी थी, पिक्टोरल स्क्रिप्ट थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे कैसी लिपि चलती थी, चित्रात्मक लिपि चलती थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, हिस्टोरियंस दावा कर रहे हैं। परंतु जब तक कोई चीज सर्वमान्य नहीं होती है तब तक हम चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं अपने नॉलेज में। तो अभी तक का तो यही है कि इसको पढ़ा लिखा नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, कुछ लिखा हुआ है या कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, इस तरह का कोई ठप्पा लगा के जो बनाते थे, इनको आहड़ मोहरे बोलते थे। क्या कहा जा रहा है, आहड़ सिक्के। पंचमार्क सिक्के भी इनका दूसरा नाम है। तो पंचमार्क सिक्के ये इनके किसके थे, सिंधु घाटी सभ्यता के थे। इसके बाद देखें, ये चीज कवर हो गई। अब अगला देखें, ये सातवाहन, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम भारत में शीशे के सिक्के यानी लेड कॉइन्स किसने चलाए थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सातवाहनों ने चलाए थे लेड कॉइन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मैंने बहुत ज्यादा देखा है। नेक्स्ट देखिए आप जरा कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। भारत में आरंभिक सिक्के क्या हैं, आपके पंचमार्क सिक्के, जिनपे कि अभी कुछ लिखा नहीं जा रहा है। अब हमारी बातें, इस तरह के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे कि सबसे पहले लेख युक्त सिक्के किसके समय पे शुरू हुए। तो अभी हम बताएंगे, इंडो ग्रीक्स आएंगे ये हमारे पॉइंट्स में। नेक्स्ट देखिए आपका ठप्पा मारकर जो आपका मोहरे बनती थी, उनको हम क्या कहते हैं भाई, आहड़ मोहरे कहते हैं। इसके ऊपर किस तरह के निशान होते थे, मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र, सांड, ये सब चिन्ह इस पे बनाए जाते थे। ज्यादातर जो आहड़ सिक्के मिले हैं हमें चांदी और सोने के मिले हैं। इसके बाद सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप था जिसने इन सिक्कों की स्टडी करी और उनको नाम क्या दे दिया, आहड़ सिक्के नाम दे दिया। तो जेम्स प्रिंसेप का नाम बहुत है, ये जेम्स प्रिंसेप वही है जिन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की स्टडी करी थी। पहले भी लोगों ने ट्राई किया बट उनकी स्क्रिप्ट नहीं समझ पाए थे, जेम्स प्रिंसेप ही समझ पाए। तो इनकी चीजें बाद में भी आएंगी। अगला देखते हैं, पंचमार्क सिक्कों को महाजनपदीय जनजातीय सिक्के भी कहते हैं। कर्षण या पर्ण भी इनका नाम है। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्षण और पर्ण किन सिक्कों को कहा जाता है, और उसके ऑप्शन में आपको चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, शीशे के सिक्के, आहड़ सिक्के, ये सब ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं, बट वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन जब आता है, अगर नहीं पढ़ा हो, याद ना आए, तो आपका कभी सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, मौर्य के पतन के बाद किसका उदय हुआ है, सातवाहन। सातवाहनों का भी बता ही दिया है, किसके सिक्के हैं, शीशे के सिक्के हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए। प्रोटीन के सिक्के भी चलते थे, एक और धातु के चलते हैं, शीशे और प्रोटीन के सातवाहनों से संबंधित है। अगली बात आ रही है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही समय था जबकि इन्होंने सिक्कों का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन शुरू किया, यानी कि राजा ने अपना रेगुलेशन एस्टैब्लिश कर लिया सिक्कों के निर्माण के ऊपर। उससे पहले कौन करते थे, व्यापारी वर्गों का काम था सिक्के बनाना, चलाना। परंतु अब क्या हो गया, राजकीय नियंत्रण स्थापित हो गया। तो राजकीय नियंत्रण स्थापित हुआ है, और ये जो व्यापारियों की संगठन है, इनको क्या कहा जाता है, श्रेणी या निगम। श्रेणी किसको कहा जाता था, जो व्यापारियों का समूह चलता है उसको श्रेणी कहते थे। तो उन लोगों ने सिक्कों का काल अपना शुरू करते थे, बट अब राजा का काल शुरू हो गया। अब देखते हैं कि मुद्रा और टकसाल का जो अध्यक्ष होता था मौर्य काल में, उसको क्या कहा जाता है, लक्षणाध्यक्ष। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि लक्षणाध्यक्ष क्या था। लवणाध्यक्ष अलग है, लवणाध्यक्ष नमक डिपार्टमेंट के हेड को बोला जाता था, लक्षणाध्यक्ष सिक्कों के डिपार्टमेंट के हेड को बोला जाता है, जो कि क्या चेक करता था, सिक्कों की क्वालिटी चेक करता था। अब बोल रहे रूपदर्शक नाम का एक व्यक्ति था, ये परीक्षण करता था। ये भी यही है कि भाई आपका इंस्पेक्शन का काम करता है। सर्वाधिक आहड़ सिक्के मौर्य कालिक थे, और कहां से मिले हैं भाई, मौर्यों का पार्ट कहां पे रहा है, बिहार में रहा है। तो यूपी का बॉर्डर, ईस्टर्न यूपी और बिहार, वहां से हमें सर्वाधिक मौर्यकालीन सिक्के मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप, अब ये बात कह रहे हैं कि आपका ग्रीक का प्रभाव शुरू हुआ। तो अब हमने दूसरा पार्ट क्या शुरू कर दिया है, ग्रीक्स का। तो ग्रीक्स के प्रभाव के समय में हमारे ये हिंद यवन सिक्के चले हैं, और ये क्या सिक्के हैं, जिनमें आप देख सकते हैं पिक्चर भी है और कुछ लिखा हुआ भी है, यानी कि चित्र वाले और लेख युक्त सिक्के। ये पीछे की बैक साइड की एक फोटो है सिक्के की, जिसपे आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है।
तो ये इंडो ग्रीक स्टाइल में लिखा हुआ है। तो क्या हो गया भाई, लेख युक्त सिक्के चलाने वाले सबसे पहले कौन थे? तो आंसर आपका क्या आता है, इंडो ग्रीक। तो देखिए ग्रीक के प्रभाव के कारण भारत में लेख वाले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने चलाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को थोड़ा समराइज करना चाहूंगी। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, इंडो ग्रीक। दूसरा क्वेश्चन इसी में, पहला क्वेश्चन सबसे पहले किसने चलाए, अब आ रहा है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए। तो किसने चलाया? आपके कुषाण डायनेस्टी ने। तो ये आपका कनिष्क के काल से शुरू हुआ, आपका सबसे ज्यादा सोने के सिक्के और शुद्ध सोने के सिक्के चले। बाद में क्या हुआ, बाहर के जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन लोगों का अटैक बहुत शुरू हुआ, तो धीरे धीरे गोल्ड की क्वालिटी कम होने लगी। अब आपका बात आती है कि वृहद मात्रा में यानी कि भारी अमाउंट में और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो आप बोलोगे कुषाण। दोनों वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, भारी मात्रा में और शुद्ध सोने के सिक्के, कुषाण। थर्ड पॉइंट मेरा आता है कि सबसे वृहद क्षेत्र पर सोने के सिक्के किसने चलाए, यानी कि भारत का काफी बड़ा पार्ट जिसमें कि मेन करेंसी के तौर पे सोने के ही सिक्के चल रहे हैं। तो वहां पे कौन सा डायनेस्टी आती है मेरी? गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी में सोने और चांदी दोनों के सिक्के चलते थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उनके टाइम पे चांदी के सिक्के शुरू हुए थे। चांदी के सिक्के का नाम होता था रूपक और सोने के सिक्के का नाम होता था दीनार। तो ये जो दीनार और रूपक है ये आपका गुप्त में चले थे। हालांकि आम लेन देन का कौड़ियों से भी होता था विनिमय, यानी कि चीजों को सामान्य लेन देन कौड़ियों में चलता था। तो क्वेश्चन 3 कवर हो गए हमारे। पहला, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, पहला पॉइंट है सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने प्रचलित किए? तो आंसर है इंडो ग्रीक। दूसरा पॉइंट है मेरा सबसे शुद्ध सोने के और वृहद मात्रा में सोने के सिक्के किसने शुरू किए? तो आपको कुषाण डायनेस्टी। तीसरा क्वेश्चन है सबसे वृहद क्षेत्र पे सोने के सिक्के किसने शुरू किए? तो हमारा गुप्त डायनेस्टी आएगा। तो आप देखते हैं आपका वृहद स्तर पर शुद्ध सोने के सिक्के किसके हैं भाई? कुषाणों के हैं। विम कटफिसस द्वारा चालू हुए थे कुषाण के, और कनिष्क जो इनका बड़ा ही प्रोमिनेंट रूलर है उसके टाइम पे ये चीज और डेवलप हो गई थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों द्वारा चलाई गई, जिन्हें स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे? दीनार कहते थे। चांदी का आपका जो है उसको क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। और आम लेन देन किसमें चलता था? कौड़ी में चलता था। नेक्स्ट आपका चांदी का जो सिक्का है वो सबसे पहले किसने चलाया था? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने चलाया था। और भारत में शक राजक जो रुद्र दामन द्वितीय है उनको हरा के शकों ने सिक्कों को वापस शुरू किया था, यानी कि हराकर शकों के सिक्कों को इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया था। और पहले इनके अपने चांदी के सिक्के इन्होंने स्टार्ट किए थे, फिर गोल्ड कॉइन्स भी चले। तो ये गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स ही मेनली इनके प्रचलन में चलते थे। उसके अलावा इन्होंने आर्किटेक्ट के लिए भी काफी सारा योगदान दिया, जिसकी वजह से हम इसको गुप्त पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। तो ये है हमारा, और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें सिक्कों के बारे में ही। सर्वाधिक सिक्के जो मौर्योत्तर काल में मिलते हैं, यानी कि मौर्यों के बाद जो सिक्के मिलते हैं वो आपके किस में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं सीसे, तांबा, कांसा और चांदी और सोने के मिलते हैं। अब इंडो ग्रीक जो शासकों ने चलाया था, इन्होंने सबसे पहले एक तो लेख युक्त चलाया था, एक और काम शुरू कर दिया जो कि आगे भी चलता ही रहेगा, वो है देवी देवताओं की आकृति, यानी कि इंडियन गॉड गॉडेसेस वगैरह भी छपने लग गए। इन्होंने द्विलिपिक या द्विभाषिक यानी दो भाषाओं में इनके सिक्कों पर चीजें लिखी जाती थी, ऐसे सिक्के भी चलाए। किसके द्वारा? डेमेट्रियस द्वारा चलाए गए। नेक्स्ट बोल रहे हैं गांगदेव कलचुरी जो है, जिसने आपका क्या किया था? उत्तर मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद उत्तर भारत में इसने सोने के सिक्के फिर से प्रचलन में करवाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। और इसके समय पे सिक्कों पर लक्ष्मी जी का अंकन है। अब इसका क्वेश्चन अभी तक में ये तो मैंने नहीं देखा एग्जाम में, बट क्वेश्चन दूसरा मैंने देखा है कि जब गौरी भारत आया था, मोहम्मद गौरी, और आपको मालूम है कि उसने आया और उसने वॉर्स भी करे थे, तराइन का वॉर, तराइन फर्स्ट सेकंड, तो चंदावर का वॉर। तो हमारी बात ये आती है कि ये जो मोहम्मद गौरी के समय पे सिक्कों पर क्या प्रचलन था? लक्ष्मी जी का अंकन। सिक्के उसने नहीं बदले थे। तो क्वेश्चन ऐसे आया था कि सिक्कों पर लक्ष्मी जी का अंकन किसके काल में मिलता है? और उसमें उन्होंने मोहम्मद गौरी भी ऑप्शन में दिया था, बाकी भी तीनों ऑप्शन उन्होंने मुगल और अरब में से ही उठा के दे दिए थे। तो आंसर क्या आता है आपका? मोहम्मद गौरी। तो ये लक्ष्मी जी के सिक्के इसने चलवाए थे। कब से शुरू हुआ है ये काम? ये काम शुरू हुआ था इंडो ग्रीस के काल से। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश। ये है अरबी सिक्के। कई बार एक और टाइप का क्वेश्चन देखा है
मैंने कि वो लोग ऑप्शन ऐसे देते हैं कि एक डायनेस्टीज लिखेंगे और उसके आगे उसके सिक्के लिखेंगे और कहेंगे निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर आपको ऐसा देगा कि भाई दिल्ली सल्तनत, या इसमें दे देगा इल्तुतमिश के समय पे कौन से सिक्के चल रहे हैं, अरबी सिक्के चल रहे हैं। सातवाहनों के समय पे कैसे थे, शीशे के सिक्के थे। कनिष्क के समय पे कैसे थे, गोल्ड कॉइन्स थे, शुद्ध सोने के सिक्के थे, इस तरह के। या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आगे वो लिख देंगे चांदी का सिक्का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन वो लोग देते हैं, कोई एक गलत दे देंगे और आपको ऑड मैन आउट ढूंढना होगा। अरबी सिक्के शुरू हुए, तांबे का जीतल और चांदी का टका भी चलता था। दिल्ली में पहली टकसाल किसने स्थापित की? टकसाल क्या होती है भाई? वो जगह जहां पे सिक्के बनाने का कार्य होता है। तो पहली टकसाल इल्तुतमिश के काल में शुरू हुई है। आगे देखिए, मैंने एक और पॉइंट दिया हुआ है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि उस समय आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा की उपाधि दी गई है। हुआ क्या था भाई आपका, इसने 5 प्रोग्राम चलाए थे, 5 प्रोग्राम फेल हो गए थे इसके। उसकी जो डिटेल है वो हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। उन्हीं 5 प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम था सांकेतिक मुद्रा चलाना। अब डिफेंस में कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा डीप में पूछ लेते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला राजा था, या विश्व में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला राजा था। सही या गलत? गलत है, पहला राजा नहीं था। यानी ये ऐसे दिया था उन्होंने, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला राजा था, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे क्वेश्चन था। तो ये क्या है भाई, विश्व में आपका पूरे एशिया की अगर मैं बात कर लूं तो ये दूसरा राजा था, क्योंकि पहला एक एशिया में ही कंट्री थी चाइना। चाइना के राजा ने पेपर करेंसी चलाई थी और वो सक्सेसफुल भी हुई थी। तब मोहम्मद बिन तुगलक को कहा, सोचा कि भाई हम लोग भी क्यों ना सांकेतिक मुद्रा चलाएं। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने आपके टोकन करेंसी चलाई, सांकेतिक मुद्रा, जो कि सस्ती धातु से बनी होती थी। तांबे और कांसे के सिक्के इसने टंका और जीतल चलाए थे, और वो ऐसा हो गया कि भाई हर घर टकसाल बन गया। ये कहावत है, क्योंकि हर घर में वहां की जनता ने नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, तो मार्केट में ओवरफ्लो हो गया करेंसी का। तो क्या आ जाएगा भाई, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये भी उसको वापस से चेंज करना पड़ा, फिर से डिमोनेटाइजेशन लाया, और उसने सारे लेके टंका और जीतल जो सस्ती धातु के सिक्के लेके वापस जनता को चांदी के सिक्के दिए। तो जनता ने क्या किया, खुद के घर के बने हुए नकली सिक्के भी ले गए और राजा से चेंज करा के ले आए। तो ऐसा में क्या हुआ कि राजा को उल्टा लॉस हो गया, जनता को उल्टा चांदी उसकी राजकोष की भी निकल गई। तो ये बड़ा फेल हुआ था प्रोग्राम। तो बात ये आती है कि सांकेतिक मुद्रा किससे चलाई है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये मैंने सस्ती धातु जो है उसके सिक्के का फोटो लगाया है। अब एक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, चौसा के भिश्ती निजाम ने चमड़े के सिक्के चलाए। आपने वो मूवी देखी होगी ना, आपका अनिल कपूर की एक मूवी है जिसमें उसको एक दिन के लिए पीएम बनाया जाता है। ये भी बस उसी तरह की कहानी है। आपको ये मालूम होगा कि हुमायूं जो है वो भारत में उसका जो काल रहा है वो 2 पीरियड 2 फेजेस में रहा है। एक 1530 से 40 10 साल के लिए, उसके बाद 1555 से 56। अब आप बोलो बीच में कौन आया, बीच में शेरशाह सूरी आया, सूरी डायनेस्टी आई। तो जब हुमायूं शेरशाह सूरी ने 2 युद्धों में हुमायूं को हरा दिया था। पहला युद्ध था चौसा या बिलग्राम का युद्ध, और दूसरा कौन सा था आपका, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम। तो ये जो चौसा का युद्ध था 1500 आपका 1539 में हुआ था, और उसके बाद में 1540 में हुआ है आपका कन्नौज का युद्ध। दोनों में हुमायूं हारा। तो आप बोलो मैडम पहले में ही हार गया तो उसको क्यों नहीं आपने भगा दिया, पहले दूसरा युद्ध करने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो पहले युद्ध में ये जो भिश्ती निजाम है इन्होंने हेल्प करी थी, हुमायूं को बचा के भगाने में सहायता दी थी। उसके वजह से अब इसका एहसान चढ़ गया राजा के ऊपर। अब क्या हुआ, लेकिन दूसरा अनफॉर्चुनेटली दोबारा युद्ध किया शेरशाह सूरी ने, हरा दिया, और हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ गया, इधर उधर भटकता रहा। फिर फाइनली वो ईरान तक कहते हैं यात्रा करा उसने। जब वापस आया तो उसकी वाइफ थी, उसके साथ में उसका बेटा था, कौन, अकबर, ठीक है, वो एक काफी महान सम्राट बनेगा आगे चल के। और उसके साथ में बैरम खान भी था। बैरम खान की सहायता से उसने भारत में वापसी करी। तो सरहिंद का युद्ध लड़ा और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, और भारत में वो फिर से एम्परर बन गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया। जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसको किसकी याद आई भाई, भिश्ती का निजाम, जिसने उसकी उस समय हेल्प करी थी। उसको बुलाया और उसको ऑफर किया कि मैं तुमको 1 दिन का राजा बनाऊंगा। कहते हैं कुछ हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है कि 2.5 दिन के लिए, टोटल पीरियड उसका 2.5 दिन था, 2.5 दिन के लिए वो राजा बना। अब ये भी सुपर, इसने भी क्या किया, बैठते ही एक नया नियम शुरू कर दिया, चमड़े के सिक्के चालू कर दिए। तो इतिहास में इसने अपना नाम हमेशा के लिए रजिस्टर करवा लिया एक ऐसा काम करके। तो चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे, भिश्ती निजाम ने। हालांकि बाद में हुमायूं ने बंद करवाए सिक्के।
रोमन सिक्के अरिकमेडु से मिलते हैं। अब अरिकमेडु कहां पे है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये पौंडीचेरी में है। ये था मेरा सिक्कों की हिस्ट्री। अगला पार्ट जो होगा वो हमारा अभिलेखों का है। जिस तरह से हमने सिक्कों की हर बात को कवर करा है जितना पॉसिबल हो पाया, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। इसी तरह से हम डिटेल स्टडी अभिलेखों की शुरू करेंगे, जिसमें हमारा मेन एम्फेसिस रहेगा अशोक के अभिलेख। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभिलेख डिस्कस करेंगे। थैंक यू।